नक्शे पर छोटा दिखाई देने वाला श्रीलंका अपने भीतर ऐसे रहस्य समेटे हुए है जो सदियों से इतिहासकारों, यात्रियों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करते रहे हैं। कहीं प्राचीन राजाओं के छोड़े हुए किले हैं, कहीं बादलों में छिपे जंगल, कहीं ऐसी गुफाएं जिनका संबंध पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाता है, तो कहीं ऐसे निर्माण जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। नमस्कार, इस वीडियो में हम श्रीलंका की 10 ऐसी रहस्यमय और अनोखी जगहों की यात्रा करेंगे जिनके पीछे छिपी कहानियां इन्हें साधारण पर्यटन स्थलों से कहीं ज्यादा खास बनाती हैं। वेलकम टू रहस्यमय सफर। नंबर 10। श्रीलंका के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में स्थित रावण गुफा सिर्फ एक प्राकृतिक गुफा नहीं है, बल्कि ये उन जगहों में से एक है जिनका नाम सुनते ही रामायण की कथाएं याद आने लगती हैं। ये गुफा एला क्षेत्र के पास लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सदियों से स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब लंका के राजा रावण माता सीता को अपने राज्य में लेकर आए थे, तब उन्होंने कुछ समय के लिए उन्हें इसी क्षेत्र में रखा था। इसी कारण इस गुफा को रावण से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इस दावे का कोई प्रत्यक्ष पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यही बात इस स्थान को और अधिक रहस्यमय बना देती है। रावण गुफा का प्रवेश द्वार अपेक्षाकृत छोटा दिखाई देता है, लेकिन भीतर जाने पर यह कई हिस्सों में फैली हुई नजर आती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन समय में यह गुफा वर्तमान आकार से कहीं अधिक बड़ी रही होगी। कुछ अध्ययनों में यह भी सुझाव दिया गया है कि यहाँ से अन्य भूमिगत मार्ग जुड़े हो सकते थे, हालांकि इसकी पूरी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। पुरातत्वविदों को इस क्षेत्र से ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि हजारों वर्ष पहले यहाँ मानव गतिविधियां मौजूद थीं। कुछ शोधों के अनुसार इस इलाके में प्रागैतिहासिक मानव निवास के संकेत मिले हैं, जिससे यह स्थान केवल पौराणिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाता है। गुफा तक पहुँचने के लिए चट्टानी सीढ़ियों और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते में घना हरित वातावरण और नीचे फैली घाटियां दिखाई देती हैं, जो इस स्थान को और भी रोमांचक बनाती हैं। अंदर का वातावरण ठंडा और अपेक्षाकृत अंधकारमय रहता है, जिससे पहली बार आने वाले लोगों को एक अलग ही अनुभव होता है। रहस्य की सबसे दिलचस्प बात यह है कि रावण से जुड़ी श्रीलंका की कई अन्य जगहें भी इसी क्षेत्र के आसपास मौजूद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह पूरा इलाका किसी प्राचीन नेटवर्क का हिस्सा रहा होगा, जबकि कुछ इसे केवल लोक कथाओं का प्रभाव मानते हैं। लेकिन आज भी यह सवाल अनुत्तरित है कि क्या वास्तव में इस गुफा का संबंध रामायण काल से है या फिर सदियों से चली आ रही कहानियों ने इसे रहस्य का रूप दे दिया है। यही अनसुलझा प्रश्न रावण गुफा को श्रीलंका की सबसे चर्चित और रहस्यमय जगहों में शामिल करता है। नंबर 9। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दीवार के सामने खड़े हैं जिसने लगभग 400 वर्षों तक साम्राज्यों का उत्थान पतन, समुद्री व्यापार की लड़ाइयां और आधुनिक युद्धों की गूंज अपने भीतर समेट कर रखी हो। श्रीलंका के उत्तर में स्थित जाफना फोर्ट ऐसी ही एक जगह है जहां पत्थरों से ज्यादा इतिहास बोलता है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जब यूरोपीय शक्तियां हिंद महासागर के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रही थी, तब पुर्तगालियों ने 1618 में इस किले का निर्माण कराया। उनका उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं था, बल्कि पूरे उत्तरी श्रीलंका पर प्रभाव बनाए रखना भी था। लेकिन यह नियंत्रण अधिक समय तक नहीं टिक पाया। 1658 में डचों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और किले को नए स्वरूप में विकसित किया। आज का जाफना फोर्ट अपनी विशाल तारेनुमा संरचना के लिए जाना जाता है। ऊपर से देखने पर इसके कोण और सुरक्षा व्यवस्था साफ दिखाई देते हैं। उस समय यह डिजाइन अत्यंत उन्नत मानी जाती थी, क्योंकि इससे किसी भी दिशा से आने वाले हमले पर नजर रखी जा सकती थी। मोटी दीवारें, गहरी खाइयां और रणनीतिक चौकियां इसे दक्षिण एशिया के सबसे मजबूत औपनिवेशिक किलों में शामिल करती थीं। दिलचस्प बात यह है कि यह किला केवल सैनिकों के रहने की जगह नहीं था। इसके भीतर प्रशासनिक कार्यालय, चर्च, गोदाम, हथियार भंडार और आवासीय क्षेत्र भी मौजूद थे। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अपने समय का एक छोटा संरक्षित नगर था। लेकिन जाफना फोर्ट को रहस्यमय बनाने वाली बात सिर्फ इसका औपनिवेशिक इतिहास नहीं है। वर्षों से यहाँ गुप्त मार्गों और भूमिगत संरचनाओं की कहानियां सुनाई जाती रही हैं। कुछ स्थानीय कथाओं के अनुसार किले के भीतर ऐसे रास्ते थे जिनका उपयोग संकट के समय सुरक्षित निकलने के लिए किया जाता था। हालांकि इन दावों के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि उस दौर के कई बड़े किलों में गुप्त मार्गों का निर्माण असामान्य नहीं था
20वीं और 21वीं सदी के मोड़ पर श्रीलंका के गृहयुद्ध ने भी इस किले को गहराई से प्रभावित किया। संघर्ष के दौरान यह क्षेत्र कई बार सैन्य गतिविधियों का केंद्र बना। किले के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई हिस्से बाद में पुनर्स्थापित किए गए। इसलिए यहाँ की दीवारें केवल सैकड़ों साल पुराने इतिहास की नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत हाल की घटनाओं की भी गवाह हैं। आज जब पर्यटक जाफना फोर्ट की प्राचीरों पर चलते हैं, तो उनके सामने केवल समुद्र का सुंदर दृश्य नहीं होता। उनके सामने एक ऐसा निर्माण खड़ा होता है जिसने पुर्तगाली शासन, डच विस्तार, ब्रिटिश काल और आधुनिक संघर्षों सभी को अपनी आंखों से देखा है। शायद यही वजह है कि जाफना फोर्ट को केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि समय की एक जीवित पुस्तक कहा जाता है। नंबर 8। अगर आप श्रीलंका के सबसे दक्षिणी सिरे पर खड़े होकर हिंद महासागर की ओर देखें, तो दूर से एक सफेद विशाल टावर आसमान को छूता हुआ दिखाई देता है। यही है डोंड्रा हेड लाइट हाउस, जो न केवल श्रीलंका का सबसे ऊंचा प्रकाश स्तंभ है, बल्कि समुद्री इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई लगभग 49 मीटर है और यह समुद्र तल से और भी अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बहुत दूर तक दिखाई देता है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में किया गया था, जब इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले जहाजों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। हिंद महासागर का यह भाग दुनिया के व्यस्त समुद्री मार्गों में गिना जाता है, इसलिए नाविकों को दिशा दिखाने के लिए एक शक्तिशाली प्रकाश स्तंभ की आवश्यकता थी। डोंड्रा हेड का स्थान भौगोलिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ये श्रीलंका के लगभग सबसे दक्षिणी बिंदु के पास स्थित है। सदियों से अरब, भारतीय, चीनी और यूरोपीय व्यापारी इन जलमार्गों का उपयोग करते रहे थे। लेकिन आधुनिक नेविगेशन तकनीक आने से पहले समुद्र में दिशा खो देना एक आम समस्या थी। ऐसे में प्रकाश स्तंभ नाविकों के लिए जीवन रक्षक संकेत का काम करते थे। इस लाइट हाउस की सबसे रोचक बात इसकी प्रकाश व्यवस्था रही है। पुराने समय में इसकी रोशनी विशेष लेंस प्रणाली के माध्यम से कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देती थी। उस दौर में ऐसी तकनीक अत्यंत उन्नत मानी जाती थी। आज भले ही जहाजों में जीपीएस और आधुनिक उपकरण मौजूद हों, लेकिन यह प्रकाश स्तंभ अभी भी समुद्री सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। रहस्य की बात करें तो डोंड्रा हेड के आसपास का समुद्री क्षेत्र लंबे समय से नाविकों की कहानियों में दिखाई देता रहा है। पुराने समुद्री रिकॉर्ड बताते हैं कि इस इलाके में अचानक मौसम बदल जाना, घना कोहरा छा जाना और तेज धाराओं का बनना कई जहाजों के लिए चुनौती साबित हुआ था। कुछ स्थानीय कथाएं समुद्र में दिखाई देने वाली विचित्र रोशनियों का भी उल्लेख करती हैं, हालांकि इनके पीछे वैज्ञानिक कारणों की संभावना अधिक मानी जाती है। लाइट हाउस के आसपास का क्षेत्र भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ एक विशाल धार्मिक और व्यापारिक केंद्र मौजूद था, जहाँ दूर दूर से व्यापारी और यात्री आया करते थे। समय के साथ अधिकांश पुरानी संरचनाएं नष्ट हो गईं, लेकिन इस क्षेत्र का महत्व कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। आज हजारों पर्यटक यहाँ केवल एक प्रकाश स्तंभ देखने नहीं आते, बल्कि उस स्थान को महसूस करने आते हैं जहाँ सदियों से समुद्री यात्राओं की कहानियां जन्म लेती रही हैं। समुद्र की अनंत लहरों के सामने खड़ा यह टावर हमें याद दिलाता है कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, दिशा दिखाने वाले कुछ प्रतीक समय से परे हो जाते हैं। डोंड्रा हेड लाइट हाउस उन्हीं प्रतीकों में से एक है। नंबर 7। श्रीलंका में एक ऐसा पर्वतीय क्षेत्र मौजूद है जहां कुछ रास्ते मानचित्र पर दिखाई देते हैं, लेकिन जमीन पर पहुंचने के बाद बादलों में गायब हो जाते हैं। यही कारण है कि नकल्स माउंटेन रेंज को देश के सबसे रहस्यमय प्राकृतिक क्षेत्रों में गिना जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल इस पर्वत श्रृंखला का नाम नकल्स यानी उंगलियों के जोड़ जैसा दिखाई देने वाली चोटियों के कारण पड़ा। जब ब्रिटिश यात्री दूर से इन पहाड़ों को देखते थे तो उन्हें यह किसी मुट्ठी के ऊपर उभरे हुए पोरों जैसा दिखाई देता था। लेकिन इसकी असली पहचान इसकी आकृति नहीं, बल्कि इसके भीतर छिपी दुनिया है। लगभग 155 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला ये इलाका घने जंगलों, गहरी घाटियों, झरनों, दुर्लभ वनस्पतियों और अनगिनत जीवों का घर है। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र इतना अनोखा है कि वैज्ञानिकों ने इसे श्रीलंका के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों में शामिल किया है। कई पौधे और जीव ऐसे हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। नकल्स की सबसे असाधारण विशेषता इसका सूक्ष्म जलवायु तंत्र है। एक ही दिन में यहाँ धूप, बारिश, कोहरा और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। कई बार कुछ ही मिनटों में पूरा पर्वतीय क्षेत्र घने बादलों से ढक जाता है। यही वजह है कि पुराने समय में यहाँ यात्रा करना बेहद कठिन माना जाता था।
स्थानीय लोगों के बीच इस क्षेत्र को लेकर अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कुछ कथाओं में ऐसे यात्रियों का उल्लेख मिलता है जो जंगल में भटक गए और घंटों तक रास्ता नहीं ढूंढ पाए। हालांकि इसके पीछे वास्तविक कारण घना कोहरा और जटिल भूगोल हो सकता है, लेकिन इन घटनाओं ने इस क्षेत्र के रहस्य को और बढ़ाया है। इतिहास की दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा है। माना जाता है कि अतीत में कुछ समुदाय यहाँ की दुर्गम घाटियों में रहते थे। कठिन भूभाग और घने जंगलों के कारण ये इलाका लंबे समय तक बाहरी दुनिया से अपेक्षाकृत अलग बना रहा। इसी वजह से यहाँ की पारंपरिक जीवन शैली और प्राकृतिक वातावरण काफी हद तक सुरक्षित रह पाए। नकल्स क्षेत्र श्रीलंका की कई प्रमुख नदियों के जलस्रोतों का भी आधार है। यहाँ गिरने वाली वर्षा का पानी दूर दूर तक बसे लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्राकृतिक जल भंडार भी है। वैज्ञानिकों को आज भी इस इलाके में नई प्रजातियां और अनोखी पारिस्थितिक विशेषताएं मिलती रहती हैं। यही कारण है कि ये स्थान केवल पर्यटकों के लिए ही नहीं, बल्कि शोधकर्ताओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब बादल पहाड़ों के बीच बहते हैं, जंगलों से अनजानी आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ मीटर दूर का दृश्य भी धुंध में छिप जाता है, तब समझ आता है कि नकल्स माउंटेन रेंज को रहस्यमय क्यों कहा जाता है। ये ऐसा स्थान है जहां प्रकृति स्वयं सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। नंबर 6। श्रीलंका के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया था जब राजाओं को अपनी राजधानी बार बार बदलनी पड़ रही थी। बाहरी आक्रमणों का खतरा बढ़ रहा था और शासकों को ऐसी जगह चाहिए थी जहां दुश्मन आसानी से पहुंच न सके। इसी आवश्यकता से जन्म हुआ यापा हुआ रॉक फोर्ट्रेस का, जो एक विशाल चट्टान के ऊपर बनाया गया था। लगभग 90 मीटर ऊंची ग्रेनाइट चट्टान पर स्थित यह दुर्ग 13वीं शताब्दी में श्रीलंका की राजधानी बना। उस समय राजा बुआनेकबाहु प्रथम ने इसे अपना प्रशासनिक और सैन्य केंद्र बनाया। लेकिन यापा हुआ केवल एक राजधानी नहीं था, ये उस दौर में श्रीलंका की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक धरोहरों में से एक की रक्षा भी कर रहा था। माना जाता है कि यहाँ बुद्ध के पवित्र दंत अवशेष यानी सेक्रेड टूथ रेलिक को सुरक्षित रखा गया था। ये अवशेष सिंहली राजाओं की वैध सत्ता का प्रतीक माना जाता था। जिस शासक के पास ये पवित्र अवशेष होता, उसे राज्य का वैध संरक्षक माना जाता था। इसलिए ये केवल धार्मिक वस्तु नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति का भी केंद्र था। यापा हुआ की सबसे प्रसिद्ध पहचान इसकी भव्य पत्थर की सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों को देखकर कई लोग दक्षिण एशिया की सबसे सुंदर प्राचीन वास्तुकलाओं में से एक मानते हैं। सीढ़ियों के दोनों ओर बने पत्थर के शेर, सजावटी नक्काशियां और जटिल कलाकृतियां उस समय के शिल्पकारों की असाधारण प्रतिभा को दर्शाती हैं। लेकिन इस दुर्ग की असली ताकत इसकी स्थिति थी। चट्टान की ऊंचाई के कारण दूर से आने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। आसपास की भूमि अपेक्षाकृत खुली थी, इसलिए किसी भी सेना का छिपकर आगे बढ़ना लगभग असंभव था। यही वजह थी कि इसे एक प्राकृतिक किले के रूप में विकसित किया गया। फिर भी यापा हुआ हमेशा सुरक्षित नहीं रह सका। इतिहास बताता है कि दक्षिण भारत से आए आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र पर हमला किया। संघर्षों के बाद सेक्रेड टूथ रेलिक भी यहां से ले जाया गया। इसके बाद यापा हुआ का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा और राजधानी किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दी गई। अब यहां थोड़ा जान लें कि आज सेक्रेड टूथ रेलिक श्रीलंका के शहर कैंडी में स्थित टेम्पल ऑफ द सेक्रेड टूथ रेलिक में सुरक्षित रखा जाता है। ये मंदिर आज श्रीलंका के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में गिना जाता है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस तरह यापा हुआ का महत्व केवल एक प्राचीन राजधानी होने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस ऐतिहासिक यात्रा का भी हिस्सा है जिसके माध्यम से बुद्ध का पवित्र दंत अवशेष वर्तमान स्थान तक पहुंचा। आज भी इस स्थल के बारे में कुछ प्रश्न पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए, चट्टान के ऊपरी भाग में मौजूद कई संरचनाओं का वास्तविक स्वरूप कैसा था, इसका पूरा चित्र इतिहासकारों के पास नहीं है। समय, मौसम और मानव गतिविधियों के कारण बहुत कुछ नष्ट हो चुका है। इसलिए पुरातत्वविद आज भी उपलब्ध अवशेषों के आधार पर इसकी मूल संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। यापा हुआ के आसपास के जंगल और शांत वातावरण इस जगह को और भी रहस्यमय बना देते हैं। जब कोई व्यक्ति उन प्राचीन सीढ़ियों पर चढ़ता है तो उसे केवल एक खंडहर नहीं दिखाई देता, उसके सामने उस युग की कहानी खुलती है जब एक चट्टान पर बना ये दुर्ग पूरे राज्य की सुरक्षा, सत्ता और आस्था का केंद्र हुआ करता था। शायद यही कारण है कि यापा हुआ रॉक फोर्ट्रेस को केवल एक पुराना किला नहीं, बल्कि श्रीलंका के खोए हुए राजसी अध्यायों की
सबसे प्रभावशाली निशानियों में से एक माना जाता है। नंबर 5, कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल चट्टान के भीतर प्रवेश करते हैं और सामने अंधेरी गुफा की दीवारों पर हजारों साल पुरानी चित्रकला चमकने लगती है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही आपको दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों बुद्ध प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। यही अनुभव मिलता है दम्बुला केव टेम्पल में, जिसे श्रीलंका के सबसे असाधारण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में गिना जाता है। दम्बुला का ये गुफा मंदिर परिसर लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। इतिहास के अनुसार पहली शताब्दी ईसा पूर्व में राजा वालगाम्बा को अपने राज्य से भागना पड़ा था। कहा जाता है कि उन्होंने कठिन समय के दौरान इन गुफाओं में शरण ली। बाद में जब उन्होंने अपना राज्य वापस प्राप्त किया तो आभार स्वरूप इन गुफाओं को एक भव्य बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर दिया। यह परिसर 5 प्रमुख गुफाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक गुफा का आकार, संरचना और सजावट अलग है। इन गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दीवारों और छतों पर बने विशाल भित्ति चित्र हैं। सैकड़ों वर्ग मीटर में फैली ये चित्रकलाएं बुद्ध के जीवन, श्रीलंका के इतिहास और धार्मिक घटनाओं को दर्शाती हैं। कई चित्र सदियों पुराने होने के बावजूद आज भी आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित हैं। दम्बुला में 150 से अधिक बुद्ध प्रतिमाएं मौजूद हैं। इनमें बैठी हुई, खड़ी हुई और लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं शामिल हैं। सबसे प्रसिद्ध प्रतिमाओं में से एक लगभग 14 मीटर लंबी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। लेकिन इस स्थल को केवल धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्धि नहीं मिली। पुरातत्वविदों के अनुसार इन गुफाओं का उपयोग मंदिर बनने से भी बहुत पहले किया जाता था। आसपास के क्षेत्रों में मिले प्रमाण बताते हैं कि प्राग ऐतिहासिक मानव भी इस इलाके में निवास करते थे। इसका अर्थ है कि यह स्थान हजारों वर्षों से मानव गतिविधियों का साक्षी रहा है। एक और रोचक बात यह है कि गुफाओं की प्राकृतिक संरचना को इस तरह उपयोग किया गया कि वर्षा का पानी अंदर न पहुंचे। चट्टान के किनारों पर विशेष कटाव बनाए गए जिससे पानी बाहर की ओर बह जाए। उस समय उपलब्ध साधनों को देखते हुए यह एक उल्लेखनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि मानी जाती है। स्थानीय परंपराओं में दम्बुला को लेकर अनेक धार्मिक कथाएं भी प्रचलित हैं। सदियों से साधु संत और श्रद्धालु इन गुफाओं को ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष स्थान मानते आए हैं। गुफाओं के भीतर का शांत वातावरण आज भी एक अलग अनुभव प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति इन प्राचीन चित्रों, विशाल प्रतिमाओं और चट्टानों के बीच खड़ा होता है तो उसे एहसास होता है कि यह केवल एक मंदिर नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, कला, धर्म और मानव कौशल एक साथ दिखाई देते हैं। शायद यही वजह है कि दम्बुला केव टेम्पल आज भी श्रीलंका की सबसे अद्भुत और रहस्यमय धरोहरों में गिना जाता है। नंबर 4, श्रीलंका में एक ऐसी चट्टान है जहां पहुंचने के बाद लोग अक्सर दूसरी चट्टान की तस्वीरें लेते हैं। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन यही पिदुरंगला रॉक की सबसे अनोखी पहचान है। यहां से दिखाई देने वाला दृश्य दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन स्थलों में से एक सिगिरिया का शानदार नजारा प्रस्तुत करता है। हालांकि अधिकांश पर्यटक इसे सिगिरिया को देखने के लिए जानते हैं, लेकिन पिदुरंगला का अपना इतिहास भी कम रोचक नहीं है। माना जाता है कि इसका संबंध 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। जब सिगिरिया में राजमहल और किला विकसित किया जा रहा था, तब यहाँ रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को पिदुरंगला क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था। इसी कारण ये स्थान लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक केंद्र बना रहा। पिदुरंगला की चढ़ाई सिगिरिया की तुलना में अधिक प्राकृतिक और चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। शुरुआत में पत्थर की सीढ़ियां मिलती हैं, लेकिन ऊपर जाते जाते रास्ता चट्टानों के बीच से होकर गुजरता है। कुछ स्थानों पर तो यात्रियों को बड़े पत्थरों के बीच से निकलना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ पहुंचने का अनुभव स्वयं एक छोटे रोमांच जैसा लगता है। इस स्थल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशाल लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा है। माना जाता है कि ये प्रतिमा कई शताब्दियों पुरानी है। समय के साथ इसका कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण किया गया। आज भी ये प्रतिमा यहाँ आने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। पुरातात्विक दृष्टि से पिदुरंगला काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ विभिन्न कालखंडों के अवशेष मिले हैं जो संकेत देते हैं कि ये क्षेत्र लंबे समय तक धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ अभी भी ऐसे कई पुरातात्विक रहस्य छिपे हो सकते हैं जिनकी पूरी तरह खोज नहीं हुई है। रहस्य की बात करें तो पिदुरंगला का नाम अक्सर सिगिरिया की चमक के कारण पीछे छूट जाता है, लेकिन इतिहासकारों के बीच ये चर्चा होती रही है कि यदि पिदुरंगला और सिगिरिया को एक साथ देखा जाए तो वे संभवतः एक बड़े धार्मिक और प्रशासनिक परिदृश्य का हिस्सा रहे होंगे।
हालांकि इस विषय पर अभी भी अध्ययन जारी हैं। चोटी पर पहुंचने के बाद दिखाई देने वाला दृश्य इस जगह को और भी खास बना देता है। दूर तक फैले जंगल, पहाड़ियां और सामने खड़ी सिगिरिया की विशाल चट्टान यह एहसास कराती है कि प्राचीन शासकों ने इस क्षेत्र को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना होगा। ऊपर से पूरे क्षेत्र पर नजर रखना आसान है, जो प्राचीन समय में रणनीतिक दृष्टि से भी उपयोगी रहा होगा। आज पिदुरंगला रॉक उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो केवल किसी प्रसिद्ध स्थल को देखना नहीं, बल्कि उसके आसपास छिपी कहानी को भी समझना चाहते हैं। यह स्थान साबित करता है कि कभी-कभी किसी महान स्मारक की सबसे दिलचस्प कहानी उसके ठीक पड़ोस में छिपी होती है। नंबर 3। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब श्रीलंका में एक रेलवे पुल बनाया जा रहा था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन वही पुल देश की सबसे प्रसिद्ध पहचान बन जाएगा। घने जंगलों और चाय बागानों के बीच खड़ा 9 आर्च ब्रिज आज केवल एक रेलवे संरचना नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और मानवीय दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। ये पुल एला क्षेत्र के पास स्थित है और इसका निर्माण ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में किया गया था। उस समय श्रीलंका, जिसे तब सीलोन कहा जाता था, दुनिया के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हो रहा था। पहाड़ी इलाकों से चाय को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था और उसी परियोजना का हिस्सा था ये पुल। 9 आर्च ब्रिज की लंबाई लगभग 90 मीटर और ऊंचाई करीब 24 मीटर है। इसका नाम इसके नीचे बने 9 विशाल मेहराबों के कारण पड़ा, लेकिन इसे वास्तव में विशेष बनाती है इसकी निर्माण तकनीक। कहा जाता है कि इस पुल में स्टील का उपयोग लगभग नहीं किया गया। इसके बजाय पत्थर, ईंट और सीमेंट जैसी सामग्रियों का उपयोग करके इसे बनाया गया। इससे जुड़ी एक लोकप्रिय कहानी भी है। माना जाता है कि निर्माण के दौरान प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था और ब्रिटेन को बड़ी मात्रा में स्टील युद्ध के लिए भेजना पड़ा। परिणाम स्वरूप परियोजना के इंजीनियरों और स्थानीय कारीगरों को उपलब्ध संसाधनों से ही पुल पूरा करना पड़ा। हालांकि इतिहासकार इस कहानी के कुछ हिस्सों पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये कथा आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। पुल की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी मजबूती है। 1 सदी से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस पर नियमित ट्रेनें चलती हैं। ये तथ्य स्वयं उस समय के इंजीनियरों और निर्माणकर्ताओं की क्षमता को दर्शाता है। आधुनिक तकनीक के बिना इतनी सटीक संरचना तैयार करना आसान काम नहीं था। 9 आर्च ब्रिज का वातावरण भी इसे विशेष बनाता है। पुल के दोनों ओर फैले चाय बागान, घने जंगल और पहाड़ी घाटियां इसे किसी फिल्मी दृश्य जैसा रूप देते हैं। जब ट्रेन धीरे धीरे मेहराबों के ऊपर से गुजरती है, तो ये दृश्य दुनिया भर के फोटोग्राफरों और यात्रियों को आकर्षित करता है। रहस्य की बात करें तो वर्षों से इस पुल के निर्माण से जुड़ी अनेक स्थानीय कहानियां सुनाई जाती रही हैं। कुछ कथाएं स्थानीय इंजीनियरों की असाधारण भूमिका का उल्लेख करती हैं, जबकि कुछ इसे लगभग असंभव परिस्थितियों में पूरी की गई परियोजना बताती हैं। भले ही इन कहानियों के सभी विवरण पूरी तरह प्रमाणित न हों, लेकिन वे इस पुल की लोकप्रियता का हिस्सा बन चुकी हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि 9 आर्च ब्रिज को देखने आने वाले अधिकांश लोग पहले इसकी सुंदरता से प्रभावित होते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि इसका निर्माण है। ये पुल उस दौर का उदाहरण है जब सीमित साधनों के बावजूद ऐसे निर्माण किए गए जो 1 सदी बाद भी मजबूती से खड़े हैं। इसी कारण 9 आर्च ब्रिज को केवल श्रीलंका का एक सुंदर पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग इतिहास का एक जीवित स्मारक माना जाता है। नंबर 2। श्रीलंका के जंगलों के बीच अचानक एक विशाल चट्टान आकाश की ओर उठती दिखाई देती है। लगभग 200 मीटर ऊंची ये चट्टान इतनी अलग और प्रभावशाली है कि पहली नज़र में ये किसी प्राकृतिक पर्वत से ज़्यादा एक कृत्रिम दुर्ग जैसी लगती है। इसी चट्टान के शीर्ष पर स्थित है सिगिरिया, जिसे दुनिया के सबसे अद्भुत प्राचीन निर्माणों में से एक माना जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सिगिरिया का इतिहास 5वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। उस समय राजा कश्यप ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार कश्यप ने राजनीतिक संघर्षों के बाद इस ऊंची चट्टान को चुना और यहाँ एक ऐसा महल बनवाया जो सुरक्षा और भव्यता दोनों का प्रतीक था। नीचे फैले मैदानों से लेकर चट्टान की चोटी तक हर हिस्से की योजना अत्यंत सावधानी से बनाई गई थी। सिगिरिया की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसकी उन्नत इंजीनियरिंग है। चट्टान के आसपास बने उद्यानों को दुनिया के सबसे पुराने योजनाबद्ध लैंडस्केप गार्डनों में गिना जाता है। यहाँ जलाशय, नहरें और फव्वारों की ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जो आज भी शोधकर्ताओं को प्रभावित करती है। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ फव्वारे वर्षा ऋतु में आज भी काम करते देखे गए हैं।
चट्टान पर चढ़ते समय एक और अद्भुत चीज दिखाई देती है, जिसे मिरर वॉल कहा जाता है। माना जाता है कि कभी इसकी सतह इतनी चमकदार थी कि उसमें व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता था। सदियों पहले यहां आने वाले लोगों ने इस दीवार पर कविताएं और संदेश भी लिखे थे, जिनमें से कई आज भी अध्ययन का विषय हैं। ऊपर जाने के रास्ते में प्रसिद्ध सिगिरिया फ्रेस्को भी स्थित हैं। ये प्राचीन भित्तिचित्र सुंदर स्त्री आकृतियों को दर्शाते हैं। शोधकर्ता आज तक इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं है कि ये महिलाएं राजमहल की सदस्य थीं, देवियां थीं या किसी विशेष सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा। यही अनिश्चितता इन्हें और अधिक रहस्यमय बनाती है। चट्टान के ऊपरी भाग तक पहुंचने से पहले विशाल सिंह द्वार आता है। आज वहां सिंह के केवल विशाल पंजे बचे हैं, लेकिन माना जाता है कि कभी पूरा प्रवेश द्वार सिंह के आकार का था। इसी कारण इस स्थान का नाम सिगिरिया पड़ा, जिसका संबंध सिंह से जोड़ा जाता है। लेकिन सिगिरिया को रहस्यमय बनाने वाली बात केवल इसकी सुंदरता नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 5वीं शताब्दी में इतनी ऊंची चट्टान पर इतना विशाल निर्माण कैसे किया गया होगा। निर्माण सामग्री ऊपर कैसे पहुंचाई गई, पानी की व्यवस्था कैसे की गई, और इतनी जटिल योजना को उस समय के सीमित साधनों से कैसे पूरा किया गया। इन प्रश्नों पर आज भी शोध जारी है। राजा कश्यप की मृत्यु के बाद सिगिरिया का महत्व बदल गया। यह क्षेत्र बाद में एक बौद्ध मठ के रूप में उपयोग किया जाने लगा और कई शताब्दियों तक अपेक्षाकृत शांत रहा। समय बीतने के साथ जंगलों ने इसे अपने भीतर छिपा लिया। बाद में जब पुरातत्वविदों ने इसके अवशेषों का अध्ययन किया, तब दुनिया को इसकी वास्तविक भव्यता का पता चला। आज सिगिरिया को केवल श्रीलंका की पहचान नहीं, बल्कि मानव कल्पना, वास्तुकला और इंजीनियरिंग का असाधारण उदाहरण माना जाता है। जितना अधिक इसका अध्ययन किया जाता है, उतने ही नए प्रश्न सामने आते हैं। शायद यही कारण है कि सिगिरिया को अक्सर आसमान में बना किला ही नहीं, बल्कि श्रीलंका के सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में से एक भी कहा जाता है। नंबर 1। दुनिया में बहुत कम ऐसी जगहें हैं जिन्हें एक साथ कई धर्म पवित्र मानते हों। श्रीलंका का श्रीपाद पर्वत, जिसे एडम्स पीक भी कहा जाता है, उन्हीं दुर्लभ स्थानों में से एक है। लेकिन इस पर्वत को असाधारण बनाने वाली चीज इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि इसकी चोटी पर मौजूद एक विशाल पद चिन्ह है, जिसने सदियों से लोगों की कल्पना और आस्था को प्रभावित किया है। लगभग 2243 मीटर ऊंचा ये पर्वत श्रीलंका के मध्य भाग में स्थित है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इसकी चोटी तक पहुंचने के लिए रात भर कठिन चढ़ाई करते हैं। अधिकांश लोग अंधेरे में यात्रा शुरू करते हैं ताकि सूर्योदय के समय शिखर पर पहुंच सकें। चोटी पर एक चट्टानी संरचना में बड़ा सा पदचिन्ह जैसा निशान दिखाई देता है। यही वो रहस्य है जिसने इस पर्वत को विश्व प्रसिद्ध बनाया। बौद्ध परंपरा के अनुसार ये भगवान बुद्ध के चरण चिन्ह का प्रतीक है। हिंदू मान्यताओं में मुख्य रूप से ये भगवान शिव का पदचिन्ह माना जाता है, लेकिन हिंदू परंपरा के कुछ और मान्यताओं के अनुसार इन्हें भगवान हनुमान के पदचिन्ह भी माना जाता है। वहीं कुछ मुस्लिम और ईसाई परंपराओं में माना जाता है कि स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के बाद आदम ने सबसे पहले इसी स्थान पर कदम रखा था। यही कारण है कि पश्चिमी दुनिया में इसे एडम्स पीक कहा जाने लगा। दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग धर्म इस पदचिन्ह की अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन सभी इसे विशेष महत्व देते हैं। शायद दुनिया में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां एक ही निशान को लेकर इतनी विविध आस्थाएं मौजूद हों। श्रीपाद से जुड़ा एक और रहस्य शैडो ऑफ द पीक कहलाता है। सूर्योदय के समय पर्वत की छाया सामने के वातावरण में एक लगभग पूर्ण त्रिकोण के रूप में दिखाई देती है। पहली बार देखने वाले कई लोग इसे असाधारण घटना मानते हैं। वैज्ञानिक इसके पीछे प्रकाश, कोण और वातावरण की भूमिका बताते हैं, लेकिन इसे देखना आज भी लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव होता है। इतिहासकारों के अनुसार इस पर्वत का उल्लेख प्राचीन यात्रियों और व्यापारियों के विवरणों में भी मिलता है। सदियों से विभिन्न देशों के लोग यहां आते रहे हैं। इसका मतलब है कि यह स्थान केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। चोटी तक पहुंचने वाले मार्ग पर हजारों सीढ़ियां बनाई गई हैं। तीर्थ यात्रा के मौसम में रात के समय ये रास्ते रोशनी से जगमगा उठते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो पहाड़ के ऊपर तारों की एक लंबी श्रृंखला चढ़ रही हो। ये दृश्य स्वयं में एक अद्भुत अनुभव माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। चोटी पर मौजूद वो पदचिन्ह वास्तव में क्या है? क्या यह प्राकृतिक चट्टानी संरचना है? क्या इसे किसी समय मानव हाथों से आकार दिया गया?
या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो इतिहास की परतों में खो चुकी है? निश्चित उत्तर आज भी उपलब्ध नहीं है। श्रीपाद की विशेषता यही है कि यहाँ विज्ञान, इतिहास और आस्था एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन किसी का भी प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होता। शायद इसी कारण ये पर्वत केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि श्रीलंका के सबसे गहरे और सबसे लंबे समय से जीवित रहस्यों में से एक माना जाता है। और इसी के साथ समाप्त होती है श्रीलंका की 10 रहस्यमय जगहों की हमारी यात्रा। ऐसी जगहें जहां कभी प्राचीन राजाओं की कहानियां छिपी हैं, कभी प्रकृति के रहस्य और कभी ऐसी मान्यताएं जो सदियों बाद भी लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। अब आप अपना रिस्पॉन्स देकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से कितना कुछ बेहतर जानने को मिला, और अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।